दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक आपके लिए लेकर आया है हवलदार की एक और बेहतरीन कहानी, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और उस्ताद पेट्रो। पिछले केस में हवलदार बहादुर ने सेठ धीरेन्द्र चोपड़ा की सुपुत्री मालती चोपड़ा के अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कराया था। इस कारनामे के कारण उनको पुनः नौकरी पर बहाल कर दिया गया। यही नहीं, सेठ धीरेन्द्र चोपड़ा ने अपनी ओर से उन्हें 25,000 रुपये का नगद इनाम भी दिया और इनाम की यह रकम हवलदार बहादुर के घर में झगड़े का कारण बनी हुई थी, क्योंकि उनकी पत्नी ने सारी रकम अपने कब्जे में ले ली थी। मैं कहता हूँ, इनाम की रकम मुझे वापस कर दे। एक पाई नहीं दूंगी, वह सारी रकम मेरी है। तेरी क्यों? क्या तूने बदमाशों को पकड़ा था? पकड़ा तो तुमने ही था, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसलिए रकम पर मेरा हक बनता है। तेरा कोई हक नहीं बनता। शराफत से रकम लौटा दे, वरना श्रीमती जी तुरंत बेलन उठा लाएं। वरना क्या कर लोगे? सिर फोड़ दूंगी बेलन से। तुरंत ही हवलदार बहादुर ठंडे पड़ गए। तू हिंसा पर क्यों उतर आती है? भगवान, बातों से भी तो फैसला हो सकता है। फैसला तो हो चुका है। कैसा फैसला? यही कि उस रकम से मैं अपने लिए गहने खरीदूंगी और एक साड़ी लूंगी, पूरे 5,000 की। 5,000 की साड़ी पहनेगी? सूरत देखी अपनी, फटे खरबूजे जैसी। चुप! पत्नी इतनी जोर से चिल्लाई कि हवलदार बहादुर कांप कर रह गए। तुमने मुझे फटा खरबूजा कहा। अब तो उस रकम से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पहले मैंने सोचा था कि जब अपने लिए साड़ी खरीदने जाऊंगी तो तुम्हारे लिए भी 2 कच्छे और बनियान खरीद दूंगी, लेकिन अब तो कच्छा नो बनियान, समझे? भाड़ में गए कच्छे और बनियान। मुझे यह बता दे कि तू इतनी कीमती साड़ी और गहनों का क्या करेगी? दावत में पहनकर जाऊंगी। सेठ यामलाल जी के यहाँ एक बड़ी पार्टी होने जा रही है। उनकी पत्नी ने मुझे भी बुलाया है। वहाँ सब स्त्रियाँ कीमती कपड़े और गहने पहनकर आएंगी। मैं भी 5,000 की साड़ी पहनकर जाऊंगी। इससे तुम्हारा ही नाम होगा। सब यही तो कहेंगे, देखो हवलदार बहादुर की पत्नी कितनी जम रही है। इससे बातों में जीतना मुश्किल है, और अगर गुस्सा किया तो यह बेलन से पीट देगी। इसलिए अब 25,000 की रकम को भूल जाना ही बेहतर है। ठीक है, जो तेरी मर्जी आए कर। 2 दिन बाद सेठ रामलाल जी की कोठी पर। आओ बहन। आ तो गई हूँ, लेकिन और कोई मेहमान नज़र नहीं आ रहा। तुम जरा जल्दी आ गई हो बहन। पार्टी 8 बजे शुरू होनी है। क्या करती? यह साड़ी और गहने पहनने के बाद मुझसे घर में रुका ही नहीं गया। ड्राइंग रूम में आने के बाद, तुम यहाँ बैठो बहन, मैं ज़रा नहाने जा रही हूँ। तब तक तुम चाय पियो। दूसरे मेहमान भी थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे। उधर कोठी के गेट पर एक वैन आकर रुकी। किससे मिलना है आपको? जरा इसे बताओ, हमें किससे मिलना है? अगले ही क्षण ढिशुम! बेहोश दरवान को उठाकर उन्होंने कोठी के लॉन में ला पटका। सेठ की पत्नी के अलावा घर में 2 नौकर और होंगे, उन्हें भी बेहोश कर दो। तभी भीतर से एक नौकर बाहर निकला। ए, कौन हो तुम? दोस्तों, यह मुझे राज कॉमिक्स के बाकीलाल जैसा लगता है। क्या आपको लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उत्तर उसे कुछ इस प्रकार मिला। धाड़ ताड़, यह भी बेहोश हो गया। सोच सुनकर दूसरा नौकर बाहर आया, लेकिन डिशुम! चलो अब सेठ की पत्नी को देखते हैं। चारों बदमाश एक साथ ड्राइंग रूम में प्रविष्ट हुए। यही है सेठ की पत्नी। आई! एक बदमाश झपटा। आवाज़ निकाली तो जान से हाथ धो बैठोगी। इसका मुंह बांध दो और बाहर ले चलो।
बदमाशों ने हवलदार बहादुर की पत्नी को कुछ बोलने का अवसर ही नहीं दिया। फिर उसे धकेलकर गेट पर खड़ी वैन तक लाया गया। चलो बैठो अंदर। हवलदार बहादुर की पत्नी को वैन में बिठाकर बदमाश रवाना हुए। रास्ते में मिसेज रामलाल, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमने आपका अपहरण इसलिए किया है ताकि आपके पति से फिरौती की रकम वसूल कर सकें। मिसेज रामलाल, ओह, यह तो मुझे सेठ जी की पत्नी समझ रहे हैं। ये मेरा मुंह खोलें तो इन्हें सच्चाई बताऊं। लेकिन तुरंत ही उसके मस्तिष्क में कहा, नहीं, अगर इन बदमाशों को यह पता चल गया कि मैं सेठ की पत्नी नहीं हूँ तो क्रोध में यह मेरी हत्या कर सकते हैं। मुझे चुप रहना चाहिए और इनके चंगुल से निकलने की कोई तरकीब सोचनी चाहिए। उधर सेठ रामलाल के दफ्तर में घर से फ़ोन आया होगा। हेलो सेठ रामलाल, हमने तुम्हारी पत्नी का अपहरण कर लिया है। अगर तुम उसे जिंदा वापस चाहते हो तो 5 लाख रुपए का प्रबंध कर लो। कौन हो तुम और यह क्या बकवास है? यह बकवास नहीं सेठ, रुपयों का प्रबंध करके तैयार रहो और हमारे अगले निर्देश की प्रतीक्षा करो। और हाँ, पुलिस को सूचना देने की मूर्खता न करना। इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। सेठ रामलाल तुरंत ही अपनी कोठी पहुंचे, जहां उनकी पत्नी पहले ही पुलिस बुला चुकी थी। थैंक्स गॉड, मेरी पत्नी तो यहीं मौजूद है। आ गए आप? कुछ बदमाश हमारी एक मेहमान को पकड़कर ले गए हैं। मेहमान को? ओह, तो वह तुम्हारे धोखे में किसी और को ले गए हैं। कौन थी वह? हवलदार बहादुर की पत्नी। क्या बदमाश हमारे हवलदार की पत्नी को ले गए हैं? जी हाँ, मैंने उनको दावत पर बुलाया था और उन्हें यहाँ बिठाकर नहाने चली गई थी। इसी बीच बदमाश उन्हें ले गए और बदमाशों ने उनको वापस करने की फिरौती 5 लाख रुपए मांगी है। उधर हवलदार बहादुर थाने में अपने डेस्क पर बैठे खर्राटे भरने में व्यस्त थे। इंस्पेक्टर खड़क सिंह वापस थाने पहुंचा। हवलदार बहादुर, उठो। सर, माफ़ कर दीजिए, ज़रा आंख लग गई थी। कोई बात नहीं हवलदार, आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। धन्यवाद सर। तो मैं सो जाऊं? सोने से पहले यह नहीं पूछोगे कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ? भला मैं कैसे पूछ सकता हूँ सर, आप अफसर हैं, कहीं से भी आ सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। ही, मैं सेठ रामलाल की कोठी से आ रहा हूँ हवलदार बहादुर। ओह, तो आप वहाँ दावत खाने गए थे? मेरी पत्नी भी वहाँ गई हुई है, आपसे मिली होगी। नहीं, मैं तुम्हें यह बताने यहाँ चाह रहा हूँ कि कुछ बदमाश ने सेठ जी की पत्नी का अपहरण करने की कोशिश की। और क्या सर? सेठ जी की पत्नी के धोखे में उन्होंने तुम्हारी पत्नी का अपहरण कर लिया है। मेरी पत्नी का? हाँ हवलदार, तुम्हारी पत्नी इस समय बदमाशों के चंगुल में है। यह आप क्या कह रहे हैं सर? अब मेरा क्या होगा? हाय मेरी पत्नी, मेरी चंपाकली, तू कहाँ चली गई? धैर्य रखो हवलदार, हम तुम्हारी पत्नी को बदमाशों से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। किसी को यह नहीं बताया गया कि बदमाश गलत महिला को ले गए हैं। सेठ रामलाल भी हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। बदमाशों ने 5 लाख की फिरौती मांगी है। 5 लाख? अरे हाय रे, कहाँ से लाऊंगा मैं इतने रुपए? फिरौती नहीं दी तो वह मेरी पत्नी को मार डालेंगे और मैं विधवा हो जाऊंगा। विधवा नहीं बेवकूफ़, रड़वा। लेकिन मैं रड़वा नहीं होना चाहता सर। चिंता ना करो, हम तुम्हें रड़वा नहीं होने देंगे। हमें बदमाशों के अगले निर्देश की प्रतीक्षा है। देखना है वह रुपए कहाँ मंगाते हैं। लेकिन उनको देने के लिए रुपए कहाँ से आएंगे? रुपए का प्रबंध सेठ जी ने कर दिया है। बदमाशों से वह यही जाहिर करेंगे जैसे उन्हीं की पत्नी का अपहरण हुआ है। वैसे हमें बदमाशों का जो हुलिया मालूम हुआ है उसके आधार पर हमने उनकी तलाश शुरू कर दी है। मैं भी उनकी तलाश करूंगा सर।
मुझे भी उनका हुलिया बताइए। इंस्पेक्टर ने उनको बदमाशों के विषय में विस्तार से बता दिया। अगली सुबह सेठ रामलाल की कोठी पर बदमाशों का फ़ोन आया। क्यों सेठ, रुपए तैयार हैं? हाँ। गुड। अब ज़रा ध्यान से सुनो। आज रात 8 बजे तुम रुपयों का ब्रीफकेस लेकर अपनी कोठी से निकलोगे और अपनी कार में बैठकर रामनगर की ओर चलोगे। रास्ते में किसी जगह तुम्हें टॉर्च से सिग्नल दिया जाएगा। तुम गाड़ी रोकोगे और ब्रीफकेस सिग्नल देने वाले के हवाले कर दोगे। समझ गए? हाँ, समझ गया। एक बात और समझ लो, अगर तुमने पुलिस की मदद ली तो हम तुम्हारी पत्नी को मार डालेंगे। याद रहे, 8 बजे तुम घर से अकेले निकलोगे। फिर फ़ोन बंद कर दिया गया। कुछ देर बाद सेठ रामलाल पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर खड़क सिंह के सामने बैठे थे। अब बताइए क्या करना है? आपको 8 बजे रुपए लेकर जाना होगा सेठ जी। लेकिन घबराइए नहीं, ब्रीफकेस में असली रुपए रखने की ज़रूरत नहीं। मैंने नकली नोट का प्रबंध कर लिया है। बल्कि साथ ले जाने वाला ब्रीफकेस भी पुलिस डिपार्टमेंट आपको उपलब्ध कराएगा। वह तो ठीक है इंस्पेक्टर, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे स्थान पर किसी पुलिस वाले को भेज दें? आप शायद डर रहे हैं सेठ जी, लेकिन यह काम तो आपको ही करना होगा। निश्चिंत रहिए, पुलिस आपसे अधिक दूर नहीं होगी। फिर भी मुझे डर लग रहा है इंस्पेक्टर साहब। नकली नोट पाकर बदमाश मुझे गोली भी मार सकते हैं। अतः बेहतर यही है कि आप मेरी जगह हवलदार बहादुर को भेजिए, क्योंकि अपहरण होने वाली महिला उसी की पत्नी है। लेकिन उसका अपहरण आपकी कोठी से हुआ है और आपकी पत्नी के धोखे में हुआ है। इसलिए आपका यह फ़र्ज़ है कि हवलदार बहादुर की पत्नी को छुड़ाने में हमारा सहयोग करें। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। उधर हवलदार बहादुर पूरे शहर में घूम घूमकर बदमाशों को तलाश कर रहे थे। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों को, एक एक को देख लूँगा। लगता है हवलदार पागल हो गया है। हो क्या गया? वह तो है ही पागल। हवलदार ने जैसे ही उन दोनों की बातें सुनी, इधर आओ तुम दोनों। क्या बात है जी? क्या हमसे कोई गलती हो गई हजूर? हजूर के बच्चे, मुझे पागल किसने कहा था? किसने कहा था साहब? नहीं, इसी ने कहा था। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों। माफ़ी सरकार, दया हजूर। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन जो मैं पूछा उसका ठीक ठीक उत्तर देना। पूछिए सरकार। मुझे एक ऐसे अपराधी की तलाश है जिसका कद 6.5 फुट लंबा है और उसके गाल पर पुराने घाव का लंबा निशान है। इस क्षेत्र में बहुत से अपराधी रहते हैं। क्या तुम में से किसी ने मेरे बताए हुए हुलिये के व्यक्ति को कभी देखा है? दोनों बंदे सोच में पड़ गए। फिर एक बोला, ऐसा व्यक्ति हमारे इलाके में तो नहीं, लेकिन इस हुलिये का व्यक्ति को मैंने पुरानी हवेली के पास देखा था। पुरानी हवेली? पुरानी हवेली शहर के निकास पर है हवलदार साहब। मेरा उस हवेली के सामने से अक्सर गुजरना होता है। मैंने कई बार उस व्यक्ति को वहाँ देखा है जैसा आपने बताया है। फिर तो मुझे उस हवेली को जाकर देखना चाहिए, लेकिन वहाँ जाने से पहले मुझे अपना हुलिया बदल लेना चाहिए। पुलिस की वर्दी में जाना उचित नहीं होगा। हवलदार को सोच में डूबा देखकर वह दोनों बंदे वहाँ से खिसक लिए। उधर शाम 8 बजे सेठ रामलाल पुलिस द्वारा दिया गया ब्रीफकेस लेकर अपनी कोठी से निकले। इंस्पेक्टर ने कहा था कि वह मुझसे अधिक दूर नहीं रहेगा। सड़क पर आते ही उन्हें इंस्पेक्टर खड़क सिंह नजर आ गया। इंस्पेक्टर, अब सेठ जी संतुष्ट थे। इंस्पेक्टर पीछे आ रहा है, इसलिए अब मुझे कोई खतरा नहीं है। इंस्पेक्टर खड़क सिंह काफ़ी दूर रखकर सेठ जी की कार का पीछा कर रहा था। रामनगर के रास्ते में जगह जगह पुलिस के आदमी छुपे हुए हैं। वह बदमाश जैसे ही सेठ की गाड़ी रोकेंगे, उन्हें दबोचा जाएगा। रामनगर जाने वाली सड़क के दोनों ओर चट्टानों का सिलसिला फैला हुआ था।
बदमाश इन्हीं चट्टानों में कहीं छुपे हुए होंगे। सेठ जी काफ़ी चौकन्ने रहकर गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। मैं रामनगर के निकट पहुंचने वाला हूं, लेकिन अभी तक किसी ने सिग्नल नहीं दिया। रामनगर शहर में प्रविष्ट होकर सेठ ने चाय के एक स्टॉल के निकट गाड़ी रोकी। बदमाशों ने सिग्नल क्यों नहीं दिया? क्या उन्हें कुछ शंका हो गई है? कुछ ही मिनट बाद इंस्पेक्टर खड़क सिंह की गाड़ी भी पहुंच गई। इंस्पेक्टर भी आ गया है। क्या हुआ सेठ जी? किसी ने रुकने का सिग्नल ही नहीं दिया। तो आप तुरंत वापस रवाना हो जाइए, शायद वापसी में सिग्नल मिले। ओके। लेकिन वापसी में कहीं रुकने का सिग्नल नहीं मिला। शायद बदमाशों ने मेरे साथ मजाक किया है। सेठ जी जैसे ही अपनी कोठी में प्रविष्ट हुए, फोन की घंटी बजी। सेठ रामलाल। हेलो। सेठ जी ने तुरंत पहचान लिया कि यही उसी बदमाश की आवाज़ है। मैं अभी रामनगर से वापस आ रहा हूँ मिस्टर। अगर तुम्हें सामने नहीं आना था तो मुझे वहाँ भेजने का मजाक क्यों किया? यह मजाक नहीं था सेठ, बल्कि रेसल थी। हम यह देखना चाहते कि तुमने पुलिस के साथ मिलकर कोई जाल तो नहीं फैलाया हुआ। फिर क्या देखा तुमने? हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। कल दिन में तुम्हें फिर फ़ोन करेंगे और हमारा फ़ोन सुनने के बाद 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें रुपए लेकर हमारे बताए हुए स्थान के लिए निकलना होगा। इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। उधर हवलदार बहादुर देहाती व्यक्ति का हुलिया बनाए पुरानी हवेली के सामने एक पेड़ पर चढ़े बैठे थे। सारी रात हो गई इस पेड़ पर बैठे, लेकिन अभी तक वह बदमाश नजर नहीं आया। लेकिन इस हवेली में कुछ रहस्यमय लोग जरूर रहते हैं। रात भर यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। तभी हवेली से 2 व्यक्ति बाहर निकले। यह तो इधर ही आ रहे हैं। वह दोनों उसी पेड़ के नीचे आकर रुक गए। उस्ताद पेड्रो तो कल शाम से लौटे ही नहीं। कहकर गए थे कि माल पैक कराने के लिए कुछ मजदूरों को भेजनेंगे, लेकिन ना तो कोई मजदूर आया ना ही खुद आए। उस्ताद पेड्रो जिस काम के लिए गए हैं वह काफ़ी खतरे वाला है और मुश्किल काम है। शायद इसलिए मजदूर भेजने की बात वह भूल गए हैं। लेकिन हमारा काम तो मजदूरों के बिना रुका हुआ है। खैर, मैं खुद जाकर कोई मजदूर पकड़ लाता हूँ। शाम तक माल पैक न हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। यह ठीक है, तुम जाकर मजदूर ले आओ। मैं हवेली में ही रुकता हूँ। उन दोनों के जाने के बाद यह उस्ताद पेड्रो कौन है और वह दोनों किस माल को पैक करने की बात कर रहे थे? फिर हवलदार ने सोचा, मुझे मजदूर बनकर हवेली में जाना चाहिए। अगर मेरी चंपाकली को इन्हीं लोगों ने अपहरण किया है तो वह यहीं होगी। मैं आ रहा हूँ चंपाकली। फिर वह सीधे हवेली में प्रविष्ट हो गए। यहाँ तो कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा है। तभी, ओए कौन है तू? मजदूर हूँ जी, उस्ताद पेड्रो ने भेजा है। ओह, उस्ताद ने भेजा है। और उन्होंने हवलदार को हवेली के भीतर एक हॉल में पहुंचा दिया। कौन है यह? मजदूर है, खलीफा उस्ताद पेड्रो ने भेजा है। तुम्हें उस्ताद पेड्रो ने भेजा है? हाँ जी, उन्होंने कहा था यहाँ कुछ माल की पैकिंग वगैरह होनी है। लेकिन तुम अकेले क्यों आए हो? उस्ताद को तो 8-10 मजदूर भेजने थे। मुझे कुछ पता नहीं बाबूजी। कल शाम उस्ताद पेड्रो मुझे शहर में मिले थे और यहाँ का पता बताकर कहा था कि सुबह यहाँ पहुँच जाऊँ, मुझे काम मिल जाएगा। अच्छा ठीक है गोगा, इसे ऊपर हॉल में पहुँचा दो और पेटियाँ ठोकने के काम पर लगा दो। गोगा के साथ ऊपर जाते हुए हवलदार ने हवा में तीर चलाया। सेठ रामलाल की पत्नी को यहीं कैद कर रखा है ना? हाँ। अरे अरे, तुम यह कैसे जानते हो? हाँ कहने के बाद गोगा बुरी तरह चौंका था। मुझे उस्ताद पेड्रो ने बताया था कि यहाँ सेठ की पत्नी को बंदी बनाकर रखा गया है। तो
मैं अपनी चंपाकली को ढूंढने में सफल हो गया हूँ। ऊपर वाले हॉल में पहुंचकर यहाँ पेटियाँ ठोकनी है तुम्हें। हवलदार ने चारों ओर नज़र घुमाई। चरस तो यह धंधा चल रहा है, यहाँ चरस के पैकेट बनाए जा रहे हैं, फिर इन्हीं पेटियों में पैक करके कहीं भेजा जाएगा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो फिर काम शुरू कर दो। दोपहर तक 25 पेटियां तैयार हो जानी चाहिए। हवलदार को काम पर लगाने के बाद गोगा नीचे पहुंचा। खलीफा, मुझे कोई गड़बड़ लगती है। कैसी गड़बड़ बे? वह नया मजदूर सेठ की पत्नी के बारे में पूछ रहा था। क्या? उधर गोगा के जाने के बाद तुम लोग यहाँ कब से काम कर रहे हो भाइयों? यहाँ आपस में बात करने की इजाज़त नहीं है, चुपचाप अपना काम करो। इन लोगों से कुछ जान लेना मुश्किल है, मुझे खुद ही चंपाकली को तलाश करना होगा। कुछ देर बाद हवलदार ने हथौड़ी नीचे रखी और दरवाजे की ओर बढ़े। कहाँ जा रहे हो तुम? सुसु। वह बाहर कॉरिडोर में निकल आए। यहाँ बहुत से कमरे हैं, चंपाकली इन्हीं में से कहीं बंद होगी। और उन्होंने एक एक करके कमरों में झांकना शुरू किया। यह तो खाली है। अपने काम में वह इतने व्यस्त थे कि पीछे आकर खड़ी हुई मुसीबत को महसूस ही नहीं कर सके थे। और जब वह पलटे, अरे बाप रे, अंदर क्या देख रहा था बे? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही। उन बदमाशों में से एक हवलदार बहादुर पर टूट पड़ा। सच बता, कौन है तू और तुझे कैसे पता चला कि सेठ की पत्नी यहाँ कैद है? मुझे उस्ताद पेडो ने बताया था। झूठ बोलता है साले, तू जरूर पुलिस का जासूस है। नहीं जी, मैं तो मजदूर हूँ। इसको मेरे हवाले कर दो खलीफा, साले की ऐसी ठुकाई करूँगा कि सब सच सच बता देगा। नहीं गोगा, इससे हम उस्ताद पेडो के आ जाने पर ही निपटेंगे। फिलहाल इसे भी उसी कमरे में बंद कर दो जहाँ सेठ की पत्नी कैद है। चल बे, चलो प्यारे, मैं तो खुद अपनी चंपाकली के दर्शन करने के लिए बेचैन हूँ। गोगा ने हवलदार को एक कमरे में धकेलकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम? चंपाकली, आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। तू मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? मैं खुद नहीं आई जी, ये बदमाश पकड़ लाए मुझे सेठानी के धोखे से। मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था कि 5,000 की साड़ी और 20,000 के गहने मत पहन, मगर तुझे तो सेठानी बनने का शौक था ना। यह बात छोड़ो जी, और बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे? क्या यह लोग तुम्हें भी पकड़ कर लाए हैं? मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मैं तो तुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मैं इसे यह क्यों बताऊँ कि तुक्के में यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अगर वह बंदा मुझे पागल ना कहता और मैं उसे पकड़ ना लेता तो यहाँ मेरे फरिश्ते भी नहीं पहुँच सकते थे। उधर सेठ रामलाल को फ़ोन पर आदेश मिला। सेठ, रुपयों का ब्रीफकेस लेकर 5 मिनट के भीतर कोठी से निकलो और कार में बैठकर एक बार फिर रामनगर की तरफ रवाना हो जाओ। रास्ते में तुम्हें सिग्नल दिया जाएगा। सेठ जी जानते थे कि पुलिस ने उनका फ़ोन टैप किया हुआ है और बदमाशों का संदेश सुन लिया गया होगा, इसलिए वह समय नष्ट किए बिना कोठी से निकल गए। एक बार फिर उनकी कार रामनगर की ओर दौड़ रही थी। इंस्पेक्टर खड़क सिंह कहीं दिखाई नहीं दिया। पता नहीं उसने फ़ोन सुना भी है या नहीं। सेठ जी को पता नहीं था कि आकाश में उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर में इंस्पेक्टर खड़क सिंह उनका पीछा कर रहा था। पायलट, सेठ की कार नज़रों से ओझल नहीं होनी चाहिए। सेठ जी अपनी कार में रामनगर पहुंच चुके थे। इस बार भी कोई सिग्नल नहीं दिया कमबख्तों ने। वापस चलता हूँ,
सेठ जी वापस जा रहे हैं। पता नहीं वह बदमाश क्या चाहते हैं। क्या इस बार भी वह रेसल ही करा रहे हैं। वापस शहर पहुंचने तक कोई सिग्नल नहीं मिला था। अब मैं इस चक्कर में और नहीं पड़ूंगा। बदमाशों को फ़ोन आएगा तो साफ कह दूंगा कि उन्होंने मेरी पत्नी का अपहरण नहीं किया है। और जब सेठ जी ने अपनी कोठी के सामने गाड़ी रोकी, ब्रीफकेस दो सेठ, जल्दी। सेठ ने घबराकर ब्रीफकेस उसके हवाले कर दिया। ब्रीफकेस लेकर गुंडा पास ही एक गली में प्रविष्ट हो गया। ब्रीफकेस लेकर वह गली में दौड़ता चला गया। गली के दूसरी ओर एक जीप में उसके साथी मौजूद थे। उस्ताद पेड्रो आ गए। उस्ताद पेड्रो के बैठते ही जीप तेजी से रवाना हो गई। उधर हवेली में, लो खाना खाओ, हम अपने कैदियों को भूखा नहीं रखते। जैसे ही गोगा चारपाई पर ट्रे रखने के लिए झुका, धाड़, यह क्या कर दिया भगवान, उसकी तो खोपड़ी फूट गई। जो काम तुम्हें करना चाहिए था मैंने कर दिखाया है। अब इसकी बंदूक उठा लो। बंदूक? मगर हम इनका क्या करेंगे? नीचे खलीफा भी तो है। खलीफा की ऐसी तैसी। तुम नहीं उठाते तो मैं उठाती हूँ बंदूक। अब चुपचाप मेरे पीछे चले आओ। सीढ़ियाँ उतरकर वह नीचे हॉल में पहुंची। ओह, यह बंदूक गोगा कहाँ है? उसकी मैंने खोपड़ी फोड़ दी है और अब तेरी बारी है खलीफा के बच्चे। से सेठानी जी रुकिए, गोली चल सकती है। तभी, यह क्या हो रहा है? उस्ताद पेड्रो, मुझे बचाओ। बंदूक फेंक दो सेठानी, अब हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। नहीं चंपाकली, बंदूक मत फेंकना। तू कौन है बे? यह हवलदार बहादुर हैं और मैं इनकी पत्नी उस सेठानी के धोखे में तुम लोग मुझे पकड़ लाए थे गधों। उस्ताद पेड्रो की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अगर तुम सेठ की पत्नी नहीं हो तो उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए क्यों दिए? ब्रीफकेस खोलकर देखो उस्ताद, सेठ ने शायद हमें धोखा दिया है। तभी, धाएं, उफ। तभी खड़क सिंह ने वहां प्रवेश किया। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। लेकिन हम तो हिल सकते हैं ना सर। ही। तुम तुम कैसे यहाँ पहुँच गए हवलदार? अपनी पत्नी को तलाश करते हुए पहुँचे हैं साहब। यह बदमाश सिर्फ लोगों का अपहरण ही नहीं करते बल्कि चरस का धंधा भी करते हैं। मैं इनको गिरफ्तार करने ही वाला था कि आप आ गए। लेकिन तुम यहाँ पहुँचे कैसे इंस्पेक्टर? ब्रीफकेस प्राप्त करने की तुमने तरकीब तो अच्छी लड़ाई थी। कोई सोच भी नहीं सकता कि 2 बार रामनगर तक दौड़ाने के बाद तुम सेठ जी की कोठी के बाहर ही ब्रीफकेस उचक लोगे। लेकिन हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। हमने ब्रीफकेस में एक ट्रांजिस्टर छुपा दिया था और उसमें भरे रुपए भी नकली हैं। ट्रांसमीटर के सिग्नल द्वारा ही हम तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आ पहुँचे हैं। और मैं तो सिर्फ अपनी चंपाकली की खुशबू सूंघता हुआ ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। चुप रहो जी। इसी के साथ वहाँ आए खड़क सिंह के साथ सिपाही हंसने लगे। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। अगर चैनल पर आप नए हैं और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ। तो दोस्तों देखते रहिए।